जापान में मध्य प्रदेश के हमारे मित्रों के साथ मिलकर के आप जो हम लोग करने आए हैं, वर्षों पहले आकर के आप वही काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने अपनी धरती छोड़ करके जापान को अपनाया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय राजदूत श्रीमान सीबी जाट साहब, SCS राजेश राजोरा जी, राघवेंद्र कुमार सिंह जी, रोहित गंगवाल जी, फ्रेंड्स साहब MP के संयोजक हैं, और इसी अवसर पर आप सब मध्य प्रदेश वंशी कुटुंबीजन, आप सबका, और भारतीय भी है ना। मध्य प्रदेश वाले कौन कौन है? और मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन है? तो हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, उस शब्द का बड़ा मजा है, थोड़ा कठिन भी पड़ जाता कई लोगों का। एक होते सगे और एक होते संबंधी, है ना। तो सगे और संबंधी में जो मजा है वो हमको एहसास होता है आप सबको देख करके, क्योंकि कोई भी विवाह प्रसंग, आनंद का अवसर जब तक सगे संबंधी नहीं आए तब तक पूरा होता है क्या? कभी नहीं होगा। और इस शब्दों की महत्ता जब अपन घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तो और उसका मजा आता है। वो जड़ों से जुड़ करके उस तरफ देख करके जो सुख का एहसास होता है, उस एहसास का अंदर से अनुभूति होने का क्षण भी यही है। आप सब ने, कोई ने 2 साल, कोई ने 10 साल, कोई ने 20 साल, कोई ने 40 साल पहले अपने अपने वतन से छोड़ करके हम यहाँ एक परिस्थिति, व्यवस्था, विकास की संभावना, क्षमता, योग्यता का न्याय, ऐसे कई कारण से हम यहाँ आए हैं। और एक अच्छी बात यह है, अभी मैं पत्रकारों को इंटरव्यू भी दे रहा था, तो ऐसे ही पूछते हैं कि भाई आप भारतवासियों के लिए क्या सोचते हो? वो संख्या उनकी बढ़ रही है तो वो कैसे, उनकी संभावना है। हमने कि भारतवासी जहाँ कहीं भी जाएंगे इनकी भूमिका सदैव एक जैसी रहेगी। जैसे दूध में शक्कर की भूमिका है, भारतवासी जहाँ भी रहेंगे उस भूमिका में रहते हैं, उनकी मिठास अपने आप आ जाती है, वो आनंद अपने आप मिलता है। ये किसी भी देश में रहे, कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे, इनके अपने रहन सहन व्यवस्थाओं में हमारा दर्शन छिपा हुआ है, और वो दर्शन इनको हमेशा उस अच्छाई से जोड़ता है जिसको हम अपने यहाँ कोई भी आयोजन करें, कोई कथा भागवत पूजन कराएं, तो 4 शब्दों में हमारे लिए वो शब्द में अपनी पूरी जीवन शैली आ जाती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, और तो इतना उदार विचार किसके पास है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। और जैसे विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो हम अपने आप जहां जिस भी देश में है उसके साथ कल्याण की भावना से जुड़ जाते हैं, और ये कल्याण की भावना ही हमको सदैव हर परिस्थिति में। इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात है, वो क्या बात है? वो एकमात्र बात है, क्योंकि हम मानवता से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे लिए कई चुनौती आती, कई कठिनाई आती, लेकिन कठिनाई चुनौती किसको नहीं मिलती। लेकिन हमको मालूम है कि कोई उन कठिनाई चुनौती से पार हो न हो, लेकिन भरतवंशी तो पक्के में पार हो जाते, ये हमें भरोसा है। हर कठिनाई चुनौती के बाद भी अपने जीने के आधार पर, अपने इथिक्स के आधार पर, अपनी ललक के बलबूते पर। और आपका समय तो और आनंद का, जब नरेंद्र मोदी जी का समय है, तो ये हमारे लिए अपनी उपस्थिति एक अलग प्रकार से दिखाई देती है। ये भी आप देखो, कभी तुलना करो 2 तरह से। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 साल में देश कितना बदल गया।
10-11 साल पहले, आप में से भी कई लोग 10-11 साल से पुराने भी होंगे, तो बड़ा कहीं अपन भारत से आए हैं तो ये बोलते बोलते अपने अंदर का कॉन्फिडेंस डावाडोल होता था। होता कि नहीं होता था? हमारे नेता भी आ जाए तो ठीक है, आए तो आए, न जाए तो जाए, हमको क्या करना है। और अब कभी मालूम पड़ जाए मोदी जी आ रहे हैं तो क्या होता है, झूम उठते हैं लोग, आनंद से सरावर हो जाते हैं, स्वाभिमान के साथ मुस्कुराने लगते हैं, उत्साह और उमंग का एक झरना बहने लग जाता है। अब हम तो उस परंपरा के डब्बे हैं, पीछे वो इंजन तो वो चल रही है। ये मोदी जी के जमाने का समय है ना। राज्य के मुखिया का, राज्य की व्यवस्थाओं का, हमारी जो संघीय भारत की व्यवस्था है, और ये मेरे नहीं, हमारे लिए अतीत के काल से, जब देश और देश के नेता जिस हाल में रहे होंगे, उस हाल में उस देश की सदैव अपनी पहचान रही है। नेता का स्वाभिमान, नेता का नेतृत्व, नेता की गतिशीलता, उसके पीछे पीछे अपने आप सब पे उसका असर आता है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी हमारे नेतृत्वकर्ता आप और हम सबके इस रूप में ही है, उनको भी कम चुनौती नहीं होगी। जैसे आपके साथ भी चुनौतियां बहुत सारी अलग अलग स्थान पे रही, लेकिन आपने रास्ता निकाला, आपने मार्ग बनाया। इसी प्रकार से आपने जो बनाया, आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लेगी। कोई पेड़ लगाता है, फल कोई खाता है, लेकिन पेड़ लगाने के पीछे जो भावना रहती है वो फल में रस बन के निकलती है, वो मिठास देती है। तो ये जो हमारी सद्भावना है, ये अच्छा करने का जो संकल्प है, वो संकल्प की सिद्धि हमारे दर्शन में छिपी हुई है। कल हमारे राजदूत साहब से बात होकर ये बात निकली थी कि हमारे बीच में दुनिया के कई देश और कई संस्कृति है, उनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, उनके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति दुनिया से हटके क्यों है, कैसी है? तो भारत की संस्कृति हजारों साल से कभी किसी देश पे आक्रमण करने की नहीं है। हमने किसी के देश की सीमाओं का समापन करके अपनी सीमा में मिलाने का कभी संकल्प नहीं किया। जो जहां है आनंद में रहे, जैसा रहे आनंद में रहे, लेकिन न तो कब्जा किया, न हड़पा, न लूटा, न खसोटा। लेकिन हमने अपनी बात कही कि हम अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस रूप में बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से बढ़ना चाहते हैं? तो बढ़ना चाहते हैं विश्व गुरु की तरह। और विश्व गुरु जब बोलते हैं तो जो समझते हैं वो समझते हैं। राजदूत साहब ने भी तुरंत सब पकड़ ली थी बात कि हमारे यहाँ गुरु कहते ही केवल हम अपने कर्मकांड से गुरु को नहीं जोड़ते हैं। गुरु का अगर संधि विच्छेद करो तो आगे वाला शब्द गु मतलब अंधेरा, और रू का अर्थ है प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग गुरु शब्द है। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग मतलब भारतीय मार्ग है। तो हमारी अच्छाइयों को हम अपने प्रकाश से आलोकित करना चाहते हैं। तो आप तो खुद सूर्य देश में बैठे हो, इससे अच्छी क्या बात है। जापान का तो राज चिन्ह है ही वही है, जिसके आधार पर हम अपने संस्कृति को और नजदीक पाते हैं। मैं कल बता ही रहा था कि हमारा अशोक चक्र और यहाँ का जापान के झंडे में, के राष्ट्र ध्वज में लगा हुआ सूर्य चक्र, ये दोनों एक समानता है। सूर्य भी आलोकित रहता 24 घंटे। कोई कहता सूर्यास्त हो गया, वो हो गया, सूर्यास्त कभी नहीं होता, वो तो पृथ्वी की दिशा बदल गई। सूर्य तो जहां वहां आलोकित ही है। इसी प्रकार से अशोक के 24 चक्र 24 घंटे चलायमान दिखते हैं, वो आलोकित ही होते, उनको कौन बिगाड़ता है, उनको कौन रोकता है। और उसी प्रकार से हमारे लोग भी आज के इस दौर में जब अपन यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में बात करते हैं तो भारत में भी वो सब संभावना लगी, वो सब बातें हैं। और आप देखो बदलते बदलते एकदम से कहाँ हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए, और 5वें नंबर पर आकर के अब हम सब किसी के लिए राह में मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर संख्या का, संसाधन का, व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ध्यान में तो आएगा ना कि हमारी
इतनी बड़ी आबादी, इतने प्रकार की अनुकूलता है, उन अनुकूलताओं के बावजूद भी जैसे जापान के लिए बधाई देना चाहेंगे। आबादी कितनी है लेकिन आर्थिक व्यवस्था में कितनी अच्छी जगह पे है। जर्मनी की आबादी कितनी है लेकिन आबादी की बजाय आर्थिक रूप से कैसे अच्छी जगह पे है। तो हमारे लिए आज का समय इस रूप में है कि हम अब बदलते दौर में भारत की ताकत को भी पहचानें। तो ऐसा कहते हैं कि जब अगला कदम बढ़ाना रहता तो एक कदम तो जमाना पड़ता है, दूसरा उठता है। तो वह आपका कदम जमा रहे, मैं इसीलिए बोलने आया हूं कि आपका कदम हिलना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश या अपने देश से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमारे लिए अगला कदम आपके माध्यम से, आप जहां हैं वहां भी अच्छे से रहें, उस आनंद में भी रहें, इसमें कोई मना नहीं। यहाँ के प्रति भी वफादार रहें। यहाँ हमारा जो काम जमना चाहिए, लेकिन काम को फैलाना है तो हमारे लिए अब संभावना के लिए कहीं और दिमाग मत लगाना, केवल हिंदुस्तान में लगाना। ये निमंत्रण देने भी आया हूं, अपनी जड़ों से जुड़ने की तरफ चलना है और जड़ों से जुड़ करके हमको अपने देश की प्रगति से न केवल उसमें अपने योगदान देना है बल्कि भावी पीढ़ी को भी हमारे संस्कारों से समृद्ध करना है, उनको उस भाव से अपने साथ रखना है जिसके कारण से दुनिया में अभी कई ऐसे देश हैं जो भारत की ये छोटी छोटी बातों को भी समझ नहीं पाते। बहुत सारे प्रकार से भारत के ऐसे कई रहस्य, उसमें परिवार परंपरा भी है, कुटुंब परंपरा भी है, संस्कार परंपरा भी है। इन सारी बातों को समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको भारी नहीं करूंगा। आप जरा आज विनोद के उसमें आए हैं, थोड़ा अपने लिए आनंद के लिए इस मौका का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप मध्य प्रदेश में, जब मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आया हूं तो मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा कि पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से जो यहाँ आया है, तो मुझे लगता देर हो गई, थोड़ी माफी चाहता हूं और जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है। तो जब यहाँ आए तो बहुत सारे प्रकार से आकर के काम किया है। एक काम ये भी किया है कि हमने कहा जापान के कई लोगों से, कई निवेशकों से बात करके ये भी बात हमने शेयर की कि भाई जापान में आर्थिक रूप से समृद्धि है, जापान की बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रकार से जीवन शैली अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना भी है, लेकिन जो भारत की या मध्य प्रदेश की अच्छी संभावना है उससे तुलना करो तो एक दूसरे के पूरक है। हमारे पास आबादी है, यहाँ आबादी की कमी है, अच्छे तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की कमी है, या तकनीकी छोड़ो तो सामान्य काम करने वालों की भी कमी है। तो हमारे पास में एक तो मेन पावर जो है, इस मेन पावर को केवल भाषा सिखा करके भी हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तो जो अभी आपकी संख्या कम दिख रही है, लगभग 50,000 बताया मुझे, 50,000 है ना, तो 50,000 से कब 1 लाख हो जाएगी पता ही नहीं चला, और 1 लाख से 1 करोड़ हो जाए उसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी कौन से एरिया में वो 7,000 वाला आबादी का सबसे बड़ा इलाका, खुश होते रहते है ना। तो ऐसे आज मैं जितने निवेशकों से मिला उनने सबने कहा कि साहब आप तो सब दूर से भेजो, जहां से भेज सकते हो, हमारे सब द्वीप में इतनी आबादी है तो मजा आएगा, कोई परेशानी किसी को नहीं है। क्योंकि ये भारतीय लोगों की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उनके जीवन में वो तन से, मन से और सब प्रकार से प्रसन्न रहने की कला उनको आती है, तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। उस एडजस्ट होने की बात के आधार पर ही हर जगह उनका स्वागत होता है। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तो मान के चलो, जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो जापान में IT, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, लगभग 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। ये भी सुन के आनंद आ गया। उसमें HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, आयो, ये जो अपने मान के चलो कि कौन सी कंपनी अपने यहाँ कम पड़ रही है, लेकिन ये भारतीय कंपनियों से जुड़ करके भी यहाँ काम कर रहे हैं लोग। ये भारतीय कंपनियां तो है, इन्फोसिस, महिंद्रा, टाटा स्टील, तो ये भारत की जापान से, विदेश से अपनी जड़ों को जोड़ करके अब भारतीय कंपनियों भी मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में बदल गई। और इसलिए वो गया जमाना जब हम केवल किसी और कारण से किसी और की तरफ देखते थे। हमको भी अपना गर्व होता है कि हमारे साथ जुड़ करके परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं। और खासकर जापान में भारतीयों के
प्रवासियों के स्वामित्व वाले आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक और विनिर्माण में भी आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूँ तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूँ। क्योंकि जब जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं। हमारे लिए मध्य प्रदेश की विशेषता है। मध्य प्रदेश पूरे देश का दिल है, और पूरे देश का दिल है तो वो हमारे जो अगर शरीर धड़कता है तो आप बताओ, शरीर से दिल निकाल दो धड़क सकता है क्या? ये निश्चित रूप से उसका हिस्सा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, आज किसी भी राजमार्ग से जाओ तो हमारा मध्य तो मध्य में आएगा ही ना, वो उससे कैसे बाहर जा सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ ये केरल वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है जितना महाराष्ट्र वालों के लिए है, और गुजरात वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है। और कई कारण से आज के दौर में तो भारत और आनंद में डूबा है, और उसकी आत्मीय